तो बेसिकली यूएसए करता क्या है, यूएसए अपनी सॉफ्ट पावर क्रिएट करता है, अपनी डेमोक्रेसी की सॉफ्ट पावर क्रिएट करता है। फिर अपने जो उत्पाद हैं, आपने एक शब्द सुना होगा कोका कोलाइजेशन, है ना, वो अपने पिज्जा बर्गर इन सब का प्रचार करता है जिससे कि अमेरिका की पूरे विश्व में छवि बने। तो ये है सॉफ्ट पावर क्रिएट करना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, और यही है हेजेमनी। इसी से लोगों को पता चल रहा है कि हमारा शोषण ना, तो लोग अपने शोषण को ही अपना उपकार, या अपने शोषक या अपने शोषण को ही अपना उपकार समझते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही बात है। ग्रामसी स्वयं स्वीकार करता है कि लेनिन ने उसे हेजेमनी की संकल्पना से परिचित करवाया, पर ग्रामसी है उसने इस संकल्पना का विस्तृत एवं मौलिक विश्लेषण किया। ग्रामसी ने इस संकल्पना का विकास इसलिए किया ताकि उन कारणों को खोजा जा सके जो मार्क्स की मुख्य प्रतिस्थापना के बावजूद औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों में क्रांति नहीं होने दे रही। तो मार्क्स ने कहा था कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर बहुत जल्द क्रांति होने वाली है, लेकिन ब्रिटेन में क्रांति नहीं हो, ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए कि ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, इसको समझने के लिए ग्रामसी ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट निकाला। विकसित पूंजीवादी देशों में सर्वहारा क्रांति न होने का कारण वह प्रभुत्ववादी वर्ग यानी बुर्जुआ की सांस्कृतिक हेजेमनी है। तो पूंजीपति की एक कल्चरल हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई है लोगों के दिलों में, दिमाग में, कि अगर पूंजीवाद है तो फ्री कॉन्ट्रैक्ट होगा, इकोनॉमी में लेसर फेयर आएगा, लोगों की लिबर्टी होगी, है ना, इंडिविजुअल अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये सब चीजें उन्होंने क्रिएट करी और पूंजीवाद को एक अच्छे मॉडल के तौर पर विकसित किया सामंतवाद के खिलाफ, और इसकी एक हेजेमनी क्रिएट कर दी। हेजेमनी का तात्पर्य है प्रभुत्वशाली वर्ग की वह वैचारिक क्षमता जिसके माध्यम से वह प्रभुत्वहीन या उपाश्रित वर्गों यानी सबाल्टर्न्स की सहमति हासिल करता है। ग्रामसी की इस अवधारणा का केंद्रीय विचार है कि जनता शक्ति द्वारा शासित न होकर विचारों द्वारा शासित होती है। वही सॉफ्ट पावर से जनता को, अपने विचारों के माध्यम से जनता पर राज करो, लोगों के दिलों में राज करो, यह बात है। तो डंडे के दम पर तो आप लोगों को कुछ समय के लिए लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लोगों के दिलों में राज स्टैब्लिश कर लिया तब तो आप हमेशा के लिए राजा बने रहेंगे। हालांकि हेजेमनी में सहमति गढ़ने की क्षमता अर्थात वैचारिक प्रभुत्व शारीरिक बल द्वारा स्थापित प्रभुत्व दोनों आते हैं, पर ग्रामसी वैचारिक प्रभुत्व को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अतः सांस्कृतिक यानी वैचारिक साधनों के द्वारा समाज पर नियंत्रण करना ही हेजेमनी है। इस प्रकार हेजेमनी का तात्पर्य वैचारिक परिवर्तन कर अर्थात माइंड वॉश कर सर्वहारा के दिमाग में यह बैठा देना कि पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी मूल्य, पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे बेहतर है। वैचारिक परिवर्तन होने पर शोषित सर्वहारा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति नहीं करता है, तो उसे अपने शोषण में ही मजा आने लगता है। वैचारिक परिवर्तन के बाद सर्वहारा पूंजीवादी संरचनाओं को हृदय से स्वीकार कर लेता है, अर्थात उसे सहमति व वैधता प्रदान कर देते हैं। वैचारिक परिवर्तन व सहमति निर्माण का यह कार्य नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की संस्थाएं करती हैं, अर्थात परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्रेड यूनियन, चर्च, मीडिया आदि गैर राजनीतिक संरचनाएं। इसलिए ग्रामसी नागरिक समाज को राज्य के पीछे खड़ी किलों व मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली कहता है। तो मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया सॉफ्ट पावर क्रिएट करने का काम कर रहा है। आज आप रोजगार से रिलेटेड कोई बहस नहीं देखेंगे मीडिया पर। रोजगार लोगों को सरकार देने में कामयाब रही नहीं रही, इससे कोई बहस नहीं होगी। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा किस चीज पे हो रही है? राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, धर्म से रिलेटेड मुद्दों पर हो रही है, किसी मौलाना ने फतवा जारी कर दिया उस पर चर्चा होती है। जो असली मुद्दे हैं वो गायब है। मीडिया क्या कर रही है? ये वैधता क्रिएट करने का काम कर रही है, लोगों के दिलों में अपनी जो वैचारिक प्रभुत्व है उसको स्थापित करने का काम कर रही है, यही बात है। तो अब अडानी अगर अभी हमने देखा था कि हिंडनबर्ग का जो केस हुआ था, तो अडानी का अपमान यानी पूरे भारत का अपमान। तो अडानी का अपमान कैसे हो सकता है? तो फिर मीडिया ने जैसे उसके शेयर गिरने स्टार्ट हुए, मीडिया ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर, लोग उनके शेयर डाउन होने के बदले
एस्टेब्लिश हो गए, फिर बढ़ने भी लगे। लोगों ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया कि भारत का हित हो जाएगा, जबकि अडानी का हित और भारत का हित दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मीडिया के द्वारा ये सब चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। उदाहरण, हम भारतीय अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा या गोरी चमड़ी के प्रति जो जुनून रखते हैं, उसका कारण पाश्चात्य हेजेमनी ही है। भौगोलिक देश जैसे अरब देश भारत के ठीक पश्चिम में रहते हैं, पर पाश्चात्य वैश्विक हेजेमनी के कारण हम उन्हें मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देश कहते हैं। तो हम वेस्ट एशिया नहीं कहते हैं इनको, वेस्ट एशिया नहीं कहते हैं कि ये वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज है, नहीं, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। और मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप लोग वहाँ से देखा जाए, यूरोप से या कि अमेरिका से इधर देखा जाए, तो ये जो भारत के या कि जो जापान है, चाइना है, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे, और जो सऊदी अरेबिया है या कि जो अरब नेशन है, ये मिडिल ईस्ट कहलाएंगे। तो हम लोग भी अब मिडिल ईस्ट कहने लगे हैं। कितने है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हम लोग अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, तो अगर हमने थोड़ी सी भी अंग्रेजी पढ़ ली तो अंग्रेजी झाड़ने के लिए कितना और अंग्रेजी बोलना कितने सम्मान का, गर्व की बात इंसान समझता है। तो यही बात है, ये क्या है? ये हेजेमनी है, अंग्रेजी विचारों की हेजेमनी हमारे ऊपर क्रिएट कर दी गई। हम अंग्रेजों जैसा बनना चाहते हैं, हमें गोरी चमड़ी ही पसंद है, गोरी चमड़ी की कीमत हमारे लिए ज्यादा है। तो यही बात है। ग्रामसी कहते हैं कि इस बुर्जुआ हेजेमनी से मुक्त होने के लिए विरोधी सर्वहारा हेजेमनी का निर्माण करना होगा। इसलिए नागरिक समाज में घुसपैठ करनी होगी। यह कार्य सर्वहारा के बुद्धिजीवी, जिन्हें वह ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स या जैविक बुद्धिजीवी कहता है, तथा आधुनिक राजकुमार करेंगे। इसके लिए स्थितियों का यानी वार ऑफ पोजीशन करना होगा। तो अब अगर हमें सर्वहारा वर्ग की हेजेमनी को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो पूंजीवादी विचारधारा है या पूंजीवादी जो सॉफ्ट पावर है, उसको खत्म करके सर्वहारा वर्ग के इंटेलेक्चुअल्स चाहने पड़ेंगे। और उसके लिए बेसिकली जो ग्रामसी है, वो बुद्धिजीवियों को 2 कैटेगरी में बांटता है। बुद्धिजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल बुद्धिजीवी या ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जैविक बुद्धिजीवी। तो जो परंपरागत बुद्धिजीवी हैं, ये सामाजिक संरचनाएं हैं उससे दूर रहते हैं। ये सामाजिक संरचनाओं से दूर रहते हैं, ये वर्गों से दूर रहते हैं, और ये यथास्थितिवाद को मेंटेन करने का काम करते हैं। यथास्थितिवाद यानी स्टेटस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर ये पूंजीवादी व्यवस्था में है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहेंगे। अगर ये सामंतवादी व्यवस्था में है, तो उसको कायम रखना चाहेंगे। ये है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ये प्रचलित समाज है, उसके समर्थक होते हैं। और ये बाहर से समर्थन देने का काम करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिजीविता का काम नहीं करता है। तो हर व्यक्ति गाना गा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति गायक नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की ताकत होती है। बुद्धिजीवी तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन बुद्धिजीवी का काम कोई कर पाता है। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये अपने वर्ग से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और ये बदलाव के प्रेमी होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बदलाव के प्रेमी होते हैं। तो अगर सामंती समाज है, तो ये सामंतों के गुण गाएंगे। अगर पूंजीवादी समाज है, तो ये पूंजीवादी लोगों के गुण गाएंगे। और अगर उत्पादन प्रणाली बदलती है और सर्वहारा की तानाशाही आ जाती है, तो ये अब सर्वहारा के गुणगान गाने लगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, इनको फंड करना पड़ता है। हम आपके लिए कुछ लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा घर भी तो चलना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इनको फंडिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें और पढ़ते हैं। जब तक सांस्कृतिक हेजेमनी बुर्जुआ वर्ग के हाथों में रहेगी, तब तक सर्वहारा की क्रांति असंभव है। तो सांस्कृतिक हेजेमनी है, कल्चरल हेजेमनी है, उसको बुर्जुआ वर्ग के हाथों से हटा के जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब उनको फंडिंग दे के, उनको फ्रंट में ला के, और जो साम्यवादी विचारधारा के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको क्रिएट करना पड़ेगा, और उनको एक अलग प्रकार की विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी क्या कर रहे थे? हालांकि ग्रामसी और गांधी जी का कोई साम्य नहीं है, लेकिन
ग्रामसी कहता है कि गांधी जी जो भारत में कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो एक जो विचारधारा बन गई है क्या कि अंग्रेज अजेय हैं। सबसे पहली विचारधारा तो ये है भारत के मन में कि अंग्रेज अजेय हैं, इनको हराया नहीं जा सकता। ये कानून प्रेमी है, ये कानून प्रेमी है और ये हमारे भले के लिए आए हैं। तो ये गांधी जी बार बार हर समय का जो अंग्रेजों का जो गंदा चेहरा था, चाहे वो 1919 का जलियांवाला बाग हो या उसके आगे और पीछे की जो घटनाएं हो, वो अंग्रेजों के जो अत्याचार हो रहे थे भारतीयों के, उसके उस गंदे चेहरे को दिखाना चाह रहे थे, गंदे चेहरे को दिखाना चाह रहे थे। और एक नई विचारधारा जहां पर वो भारतीय संस्कृति और भारतीयों के एक नई विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे थे। अंग्रेज अजेय नहीं है, उनके अजेयता को तोड़ा जा सकता है, ये अजेय नहीं है और ये हमारा हित नहीं कर रहे हैं, हमारा अहित कर रहे हैं, हमारा आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। तो ये काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना, गांधी जी यही काम कर रहे थे। राज्य शक्ति पर नियंत्रण के लिए नागरिक समाज में हेजेमनी आवश्यक है। ग्रामसी दो प्रकार के बुद्धिजीवी मानता है, एक तो परंपरागत बुद्धिजीवी, दूसरे जैविक बुद्धिजीवी। ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण के लिए उत्तरदायी तत्व है उत्पादन का ढांचा यानी कि उत्पादन प्रक्रिया। संबंधी समाज में अलग अलग प्रकार के बुद्धिजीवी थे क्योंकि वह समाज कैसे आधारित था। औद्योगिक क्रांति के बाद बुर्जुआ समाज में प्रशासकों, विद्वानों, कलाकारों, दार्शनिकों का एक नया बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो गया जो सामंतवाद का विरोधी था। इस प्रकार उत्पादन के साधन बुद्धिजीवियों का निर्धारण करते हैं। परंपरागत बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी। तो सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवी की महत्वपूर्ण भूमिका या विचार ग्रामसी ने बेनेडिक्टो क्रेसो से लिया है। जो बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है उसका विचार ग्रामसी ने बेनेडिक्टो क्रेसो से लिया है। ग्रामसी के अनुसार प्रधान यानी हेजेमनी की स्थापना में बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये नागरिक समाज की संरचनाओं के माध्यम से जन सहमति तथा प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए वैधता का निर्माण करते हैं। ग्रामसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक या बुद्धिजीवी होता है, ऑल मेन आर फिलोसोफर, पर प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी का कार्य नहीं करता। तो हर व्यक्ति गाना गाता है लेकिन हर व्यक्ति गायक नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति दार्शनिक या बुद्धिजीवी होता है लेकिन वो उसका काम नहीं करता है। परंपरागत बुद्धिजीवी कौन होंगे? तो ये बुद्धिजीवी अपने समाज या वर्ण व्यवस्था से बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। धनोपार्जन करने वाले ये बुद्धिजीवी स्थापित व्यवस्था के समर्थक होते हैं तथा यथास्थिति बनाए रखने का काम करते हैं। परंपरागत बुद्धिजीवियों में साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक व अनुष्ठान करने वाले पादरी वगैरह शामिल है। फिर जैविक या सावयव बुद्धिजीवी यानी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। जैविक बुद्धिजीवी उत्पादन प्रक्रिया में आए परिवर्तनों के कारण पैदा होते हैं। सामंतवाद से पूंजी व्यवस्था आई है तो इस कारण ये पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन के साधन है वही बदल गए। उत्पादन प्रक्रिया में जब परिवर्तन आता है तो नए वर्ग, उदाहरण के लिए संबंधी समाज के वर्ग सामंत व किसान, तदुपरांत औद्योगिक समाज के वर्ग बुर्जुआ व सर्वहारा तथा नए जैविक बुद्धिजीवी पैदा होते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद बुर्जुआ वर्ग के जैविक बुद्धिजीवी पैदा हुए। सावयवी बुद्धिजीवी अपने वर्ग से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। वह प्रैक्सिस की अवधारणा का पालन करते हैं यानी सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करने का काम करते हैं। सावयव बुद्धिजीवी नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से हेजेमनी की स्थापना करता है। वह अपने वर्ग या स्वामियों के लिए सहमति व वैचारिक समर्थन जुटाता है तथा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामसी का मानना है कि अगर विकसित पूंजीवादी देशों में से बुर्जुआ व्यवस्था को उखाड़ना है तो सर्वहारा वर्ग को स्वयं के सावयवी बुद्धिजीवी पैदा करने होंगे जो नागरिक समाज में घुसपैठ करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग को अपने स्वयं के बुद्धिजीवी, अपनी स्वयं की आइडियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। वही बात करता है जो लेनिन है कि हमें आइडियोलॉजी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वतः चेतना डेवलप कर ले जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हमें अपने व्यक्ति चाहिए, अपने इंटेलेक्चुअल्स चाहिए। ग्रामसी सावयवी बुद्धिजीवी के बारे में कहता है कि यह व्यवहारिक जीवन का सक्रिय साझेदार, निर्माता, संगठनकर्ता और निरंतर समझाने वाला होता है। मात्र भाषण करता है या वाक्पटु नहीं होता है। ये अपने कर्मों से, अपने सिद्धांतों से चीजों को, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है और लोगों का माइंड वॉश करने का काम करता है। लोगों को जो सत्ता है उसके प्रति लोगों को सहमति डेवलप करने का काम करता है। चूंकि विपरीत परिस्थितियों, गरीबी व शोषण की वजह से सर्वहारा स्वयं के सावयवी बुद्धिजीवियों का निर्माण कठिन है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पैसा ही नहीं है और
जो बुद्धिजीवी हैं तो वो रिसर्च वगैरह काम करेंगे तो सेहत में तो नहीं करेंगे, यही बात है। अतः साम्यवादी दल के रूप में एक सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, जो इस अभाव को दूर करेगा। तो एक सामूहिक अगर व्यक्तित्व रहेगा तो ये इंटेलेक्चुअल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। ग्रामसी इस सामूहिक व्यक्तित्व को आधुनिक राजकुमार यानी मॉडर्न प्रिंस कहता है। मॉडर्न प्रिंस कौन होगा? मॉडर्न प्रिंस कौन होगा? जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो। बुर्जुआ वर्ग के जैविक बुद्धिजीवी स्वयं को संगठित रखकर अपने वर्ग का समाज पर प्रधान बनाए रखेंगे, जबकि सर्वहारा वर्ग के बुद्धिजीवी दलीय संगठन के अधीन रहकर ये कार्य करते हैं। अतः सर्वहारा वर्ग के बुद्धिजीवी सामूहिक बुद्धिजीवी होते हैं। इस वर्ग के बुद्धिजीवी राज सत्ता हासिल करने के बाद ही स्वयं को जैविक बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ला सकते हैं। राज सत्ता प्राप्ति से पूर्व प्रधान स्थापना का कार्य साम्यवादी दल आधुनिक राजकुमार करता है। इस प्रकार ग्रामसी का मानना है कि समाज में कोई परिवर्तन करना हो, आंदोलन करना हो या क्रांति करनी हो, बिना जैविक बुद्धिजीवियों के संभव नहीं। पारंपरिक व जैविक बुद्धिजीवियों के अलावा ग्रामसी ने बुद्धिजीवियों को ग्रामीण बुद्धिजीवी एवं शहरी बुद्धिजीवी में भी बांटा है। अब आधुनिक राजकुमार मॉडर्न प्रिंस ये क्या है? तो ग्रामसी की आधुनिक राजकुमार की अवधारणा इटली के राजनीतिक चिंतक मैकियावेली के प्रिंस की अवधारणा से प्रभावित है। हमने देखा था कि जो ये मॉडर्न प्रिंस होगा ये इटली का उद्धार करेगा। मॉडर्न प्रिंस होगा कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। मॉडर्न प्रिंस भी प्रिंस की तरह रचनात्मक व रचनात्मक भूमिका निभाता है। ग्रामसी का आधुनिक राजकुमार साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी है। मॉडर्न प्रिंस लेनिन के व्यवसायिक क्रांतिकारी का हरावल दस्ता यानी वैनगार्ड्स ऑफ रिवॉल्यूशन के तुल्य होगा। तो ये अग्र पंक्ति में खड़े होंगे और जो क्रांति का दस्ता है उसका मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे। जो सर्वहारा वर्ग को शिक्षित करता है, सर्वहारा आंदोलनों का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करता है। जहां मार्क्स कहता है कि वर्ग में चेतना स्वतः आती है, वहीं लेनिन की तरह ग्रामसी भी स्वीकार करता है कि चेतना स्वतः नहीं आती है बल्कि बाहर से लानी पड़ती है। मजदूरों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्वयं ही चेतना को डेवलप कर लें। सर्वहारा में वर्गीय चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस का निर्माण मॉडर्न प्रिंस करता है। वह सर्वहारा और शोषित वर्ग की वैचारिक शक्ति प्रबल कर उनको पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करता है। यही मॉडर्न प्रिंस या जैविक बुद्धिजीवी बुर्जुआ समाज के विरुद्ध स्थितियों का युद्ध वार ऑफ पोजीशन करता है। वार ऑफ पोजीशन क्या है? वार ऑफ पोजीशन यही है जो हम लोग काउंटर आइडियोलॉजी या काउंटर हेजेमनी जब क्रिएट करते हैं, जब अपने संस्थान अपने इंटेलेक्चुअल्स लाते हैं, यही है काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना और इसी को वार ऑफ पोजीशन कहते हैं। वार ऑफ पोजीशन कहते हैं। तो गांधी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में 1915 की बात किया अपने जो कृत्यों के माध्यम से 1920 गांधी जी को पता था कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया था उन्होंने और कहा था कि हम 1 साल में स्वराज दिला देंगे। तो उनको पता था कि 1 साल में स्वराज मिलने वाला नहीं है ना, 1 साल में स्वराज मिलने वाला नहीं, उनको पता था। लेकिन वो लोगों के अंदर ये डेवलप करना चाह रहे थे कि अंग्रेज इनविंसिबल नहीं है, उनको जीता जा सकता है। लोगों के अंदर एक भावना डेवलप करना चाहते थे, एक काउंटर हेजेमनी डेवलप करना चाह रहे थे, अंग्रेजों को जो ट्रू फेस है उसको उजागर करना चाह रहे थे। फिर ग्रामसी ने अपनी दल संबंधी अवधारणा का निर्माण मैकियावेली, मार्क्स, लेनिन के विचारों के आधार पर किया है। यह राजनीतिक दल आधुनिक राजकुमार सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करता है तथा बुर्जुआ वर्ग का अंत करता है।